नमस्कार। मेरी आज की कहानी का नाम है अभागी। शादी के बाद जब वकील बाबू राधेश्याम अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ घर लौट रहे थे तो रास्ते में ही एक सड़क दुर्घटना घटित हो गई। बारात वाली बस की एक ट्रक के साथ टक्कर हो गई। सभी बरातियों को थोड़ी बहुत चोटें आई, लेकिन दो लोगों के जीवन का अंत ही हो गया। एक दुल्हे राजा राधेश्याम और दूसरा गांव का एक विद्यार्थी मोहन था। यह दोनों आगे की सीट पर बैठे थे। सीधी टक्कर होने के कारण इन दोनों को गंभीर चोटें आई थी। मोहन राधेश्याम के घर चूल्हा चौका करने वाली सावित्री बाई का लड़का था, जो कि 8वीं कक्षा में पढ़ता था और अपनी माँ के साथ राधेश्याम बाबू के घर ही रहता था। दोनों को किसी न किसी तरह अस्पताल पहुंचाया गया। मोहन तो मौके पर ही दम तोड़ चुका था। जिन घायलों को थोड़ी बहुत चोटें लगी थी उन्हें भी अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों का प्राथमिक उपचार करके व मरहम पट्टी करके छुट्टी दे दी गई, परंतु राधेश्याम का रक्त अधिक बह जाने के कारण बेहोश हो गया था। चोट सिर पर अधिक थी। उसका उपचार किया जा रहा था। थोड़ी बहुत होश आई, परंतु फिर बेसुध हो गया। डॉक्टर ने कहा कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, परंतु स्थिति गंभीर है। सब कुछ भगवान के हाथ में है। कुछ समय बाद फिर कुछ होश आई। सांसें रुक रुक कर चल रही थी। सांसों की गति धीमी पड़ चुकी थी। राधेश्याम ने थोड़ी हिम्मत करके अपने मित्र, जो कि उनके पास ही थे, से कहा, मित्र हरिचरण, मेरे ऊपर एक उपकार करो। कहते कहते उसका गला बैठ गया। हाँ हाँ, कहो मित्र, क्या कहना चाहते हो? हरिचरण ने राधेश्याम का सिर अपनी गोद में लेते हुए कहा। फिर बाल सहलाते हुए बोले, मित्र बोलो। हाँ हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? राधेश्याम ने रुंधे स्वर में कहा, मित्र, तू तो जानता ही है कि तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इतना कहकर वह फिर बेसुध हो गए। कुछ समय बाद फिर थोड़ा सचेत होते हुए कहने लगे, मित्र, मेरी सांसें थम रही हैं। मैं तो चंद्र प्रभा को ठीक ढंग से अभी देख भी नहीं पाया हूँ। इसको मैं आपको सौंपता हूँ। इसका ध्यान आपने ही रखना है। जैसा आप उचित समझे इसके जीवन के बारे में निर्णय लें। यदि चंद्र प्रभा चाहे तो इसका दूसरा ब्याह कर देना। यह कहते हुए राधेश्याम ने अपनी आखिरी सांस ली। हरिचरण बारात लेकर गांव आ गए। इधर राधेश्याम के घर में कोई और ना होने के कारण चंद्र प्रभा को अपने घर ही ले आए थे और अनमने मन से राधेश्याम का संस्कार कर दिया। संस्कार में शामिल सभी लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। शादी की खुशी मातम में बदल चुकी थी। सभी लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ चंद्र प्रभा से सहानुभूति दिखा रहे थे, तो कुछ उस अभागी चंद्र प्रभा को कोस रहे थे, तो कुछ विधाता को कोस रहे थे कि विधाता ने पहले राधेश्याम से उसके माता पिता को छीन लिया, जो कि गांव में बाढ़ आने से पानी में बह गए थे। किसी ने दया करके राधेश्याम का पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। राधेश्याम कुशाग्र बुद्धि होने के कारण लगन और मेहनत के बल पर वकील बन गया, परंतु विधाता को राधेश्याम की खुशियां मंजूर नहीं थी। अतएव राधेश्याम को ही दुनिया से ले गया। चंद्र प्रभा के मायके परिवार में विधवा मौसी के सिवा कोई नहीं था। उसके माता पिता भी बचपन में ही चल बसे थे। जैसे तैसे करके बेचारी गरीब विधवा मौसी ने चंद्र प्रभा का पालन किया और थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा दिया था। बस चिट्ठी पत्री ही लिखने लगी थी तो मौसी बीमार रहने लग गई और उसकी पढ़ाई छुड़वा दी गई। मौसी की देखभाल चंद्र प्रभा ही करती थी। इधर किसी ने राधेश्याम जी से रिश्ता तय करवा दिया और शादी करवा दी गई। कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता थी। दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे, परंतु विधाता की लीला अपरंपार है।
उसके काम में कौन हस्तक्षेप कर सकता है। राधेश्याम जी तो इस दुनिया से चले गए, परंतु चंद्र प्रभा के दुखों का अंत यहीं पर नहीं हुआ। उस अभागी की जिंदगी में दुखों का एक और अध्याय शुरू हो गया था। वह एक दिन के लिए सुहागिन बनी थी। उसने एक दिन के लिए ही अपनी मांग में राधेश्याम के नाम का सिंदूर लगाया था और हाथों में मेहंदी लगाई थी कि उसके जीवन में अंधकार छा गया और उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वही चंद्रप्रभा जिसके भाग्य से 2 दिन पहले सभी को ईर्ष्या होती थी, उसी चंद्रप्रभा को अब गांव की स्त्रियां जी भरकर कोसने लगी। उसे तरह तरह की गालियां देती थी कि यह कोई कुलच्छनी डायन है जो आते ही अपने पति को खा गई है, यह अभागिन है, यह जहाँ भी रहेगी, जहाँ भी जाएगी, वहाँ सत्यानाशी कर देगी। हरिचरण की पत्नी सुशीला चंद्रप्रभा का बहुत ध्यान रखती थी। उनकी 6-7 साल की लड़की रिया थी। हरिचरण ने चंद्रप्रभा को अपने घर की छत पर एक कोठरी दे दी थी। चंद्रप्रभा रिया को अपने पास बुला लेती थी तथा उसी को कभी खाना खिलाना, कभी उसके साथ खेलना या फिर अपने कमरे में ही खाट पर पड़े रहना और अपने भाग्य को कोसते रहना, यही थी उसकी दिनचर्या। धीरे धीरे समय बीतने लगा। गांव की बड़ी बूढ़ी स्त्रियों के मन में चंद्रप्रभा के लिए दया की भावना जागृत ना हुई। स्त्रियों के मन में सहानुभूति का जन्म ना हो सका। चंद्रप्रभा उनके लिए उपेक्षित ही रही। वह रहती हरिचरण के घर थी, परंतु कष्ट गांव की औरतों को हो रहा था। वे सभी सुशीला के घर में भी ना आती थी और ना ही अपने बच्चों को उसके घर में भेजती थी कि कहीं चंद्रप्रभा की छाया उन पर ना पड़ जाए और उनका अनिष्ट ना हो जाए। अब तो उन्होंने सुशीला से भी कहना शुरू कर दिया था कि तू अपनी बेटी रिया को और अपने घर को चंद्रप्रभा की छाया से बचा कर रखना, कहीं तेरा ही सर्वनाश ना हो जाए। सुशीला पहले तो उनकी बातों पर ध्यान ना देती थी, परंतु कहते हैं ना कि पत्थर पर बार बार पानी पड़ने से पत्थर पर भी निशान बनने शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार सुशीला को भी अब उनकी बातों पर यकीन हो चला था। वह अब अपने पति को समझाती और कहती थी कि यह अब कितने दिन तक हमारे यहाँ पड़ी रहेगी, इसे कहीं भेज दो। मुझे तो अब इसकी छाया से भी डर लगने लगा है कि कहीं रिया को ही कुछ ना हो जाए। हरिचरण उसे समझाते कि किसी दुखिया की सहायता करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, ना कि कुछ अनिष्ट होता है। दुखी व्यक्ति सहायता करने वाले को कभी बद्दुआ नहीं देता, उसके मुंह से हमेशा दुआ ही निकलती है। किसी की छाया किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, परंतु सुशीला के मन के किसी कोने में यह बड़ी बूढ़ियों की बात घर कर गई थी कि चंद्रप्रभा की छाया हमारे घर का जरूर सर्वनाश कर देगी। चंद्रप्रभा अभागी है जो अपने पति और माँ बाप को खा चुकी है, वह मेरे पति और बेटी को भी नहीं छोड़ेगी। कुछ दिन बीते। सुशीला अब रिया को चंद्रप्रभा के पास जाने से रोकती थी, परंतु 7-8 साल का बच्चा कहाँ रुक सकता है। जहाँ से प्यार मिले बच्चा वहीं जाएगा ही। एक दिन रिया चंद्रप्रभा के कमरे में उसके बुलाने पर चली गई थी और उसके साथ खेल रही थी। तभी सुशीला ने रिया को आवाज़ लगाई कि कहाँ हो। रिया ने कहा, मैं ऊपर चाची के पास हूँ। सुशीला ने कहा, कितनी बार समझाया है, ऊपर मत जाया करो, जल्दी नीचे आ जाओ। माँ से डरती हुई रिया जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरने लगी। ना जाने उसका पैर कैसे फिसल गया और वह सीढ़ियों से गिर गई। चंद्रप्रभा भागती हुई बाहर निकली और रिया को उठाने के लिए नीचे आई तो सुशीला उसे बुरा भला कहने लगी। रुक जा कलमुही, खबरदार। रिया को हाथ लगाया। तेरे ही कारण वह गिर गई है, तेरी काली छाया उस पर पड़ गई है। आइंदा रिया को कभी ऊपर बुलाया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। चंद्रप्रभा अपना सा मुँह लेकर ऊपर चली गई और कमरे में गिरकर रोने लगी और अपने भाग्य को कोसने लगी। सुशीला अभी भी अपशब्द बोले जा रही थी। ना जाने इस डायन से कब छुटकारा मिलेगा।
यह तो हमारे गले का फांस ही बन गई है। मेरे घर में से किसी एक की जान लेगी तभी हमारा पीछा छोड़ेगी, कमबख्त कहेगी। रिया के पांव का मांस फट गया था। हरिचरण को घर बुला लिया गया। रिया को डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने दवा दी और 4-5 दिन बाद रिया ठीक हो गई। सुशीला फिर अपने पति से कहने लगी कि चंद्र प्रभा को निकाल दो, उसी की छाया के कारण ही रिया को चोट लगी है। हरिचरण ने कहा कि यह तुम्हारे मन का भ्रम है, मैं उसे भेज भी कहाँ सकता हूँ, उसका मायके में है ही कौन, एक विधवा मौसी ही तो थी, वह भी चल बसी है, फिर भी मैं चंद्र प्रभा से बात करूँगा। एक दिन सुशीला गांव में किसी के घर गई हुई थी। उस दिन हरिचरण जी अपनी ड्यूटी से जल्दी घर आ गए थे। उन्होंने देखा कि चंद्र प्रभा कमरे के बाहर सीढ़ी पर बैठकर अपने बाल सुखा रही थी। हरिचरण ने पहली बार उसे बिना पल्लू के देखा था। वह सीधे ऊपर आ गए। उनके आने की आहट सुनकर चंद्र प्रभा सक पका गई और शीघ्रता से कमरे में अपना दुपट्टा लेने के लिए भागी ताकि पर्दा कर सके, क्योंकि वह उनके सामने हमेशा पर्दे में ही रहती थी। हरिचरण कहने लगे, प्रभा कोई बात नहीं, इतना घबराती क्यों हो? मैंने आज पहली बार चंद्र की प्रभा को देखा है। तुम तो सचमुच चंद्रमुखी हो। तुम इतनी सुंदर हो, यह मैं नहीं जानता था। मैं तुम्हारी सुंदरता का सम्मान करता हूँ। उसने हरिचरण से इतना ही कहा कि दीदी गांव में रमा के घर गई हैं। उनकी अनुपस्थिति में आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। यदि वो आ गई तो क्या सोचेंगी? इधर सुशीला हरिचरण पर दबाव बनाती थी कि चंद्र प्रभा को घर से निकाल दिया जाए, परंतु हरिचरण चंद्र प्रभा की सुंदरता के कायल हो चुके थे। वे चंद्र प्रभा को मन ही मन चाहने लगे थे और उनके मन में कहीं न कहीं चंद्र प्रभा के प्रति प्यार का अंकुर फूट चुका था। फिर एक दिन मौका पाकर वह चंद्र प्रभा के पास आए और कहने लगे, प्रभा, अब तो राधे श्याम की मृत्यु को 4 महीने बीत चुके हैं। तुमने अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोचा है? यदि तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारी पढ़ाई दोबारा शुरू करवा देता हूँ, और यदि चाहती हो तो तुम्हारी शादी दोबारा करवा देता हूँ। फैसला तुम्हारे हाथ में है। चंद्र प्रभा ने कुछ सोचने के बाद कहा कि अब इस उम्र में कहाँ पढ़ूंगी, और मेरी पढ़ाई का खर्च कौन उठाएगा, और वैसे भी इस उम्र में पढ़कर क्या करूंगी। रही शादी की बात, तो एक बार राधे श्याम के नाम का सिंदूर मांग में भर चुकी हूँ, अब किसी और की नहीं हो सकती। अपने पल्लू को समेट कर और इतना कहकर वह सिमट कर एक और बैठ गई। हरिचरण चुपचाप नीचे उतर आए। सुशीला के मायके में उसके चचेरे भाई की शादी थी, इसलिए अब रिया और सुशीला को 10-15 दिन के लिए मायके जाना था। परंतु घर में चंद्र प्रभा की समस्या थी। चंद्र प्रभा को हरिचरण के रहते हुए घर में अकेले भी नहीं छोड़ा जा सकता था। समाज क्या कहेगा? हरिचरण ने सुझाव दिया कि चंद्र प्रभा को ही सुशीला अपने साथ ले जाए, परंतु सुशीला ने कहा, इसे वहाँ जानता कौन है, इसका परिचय मैं क्या कहकर करवाऊंगी। इसलिए फैसला किया गया कि ताई फूलमती को घर में कुछ दिन के लिए बुलाया जाए। वह हरिचरण को स्वयं ही खाना खिलाएगी और चंद्र प्रभा का ध्यान भी रखेगी। दिन रात घर में ही रहेगी। ताई फूलमती हरिचरण के पड़ोस में ही रहती थी। सुशीला ने ताई को समझा दिया कि चंद्र प्रभा पर नज़र रखें और हरिचरण को स्वयं ही खाना खिलाएं। मर्द जात है, कहीं सुंदर जवान स्त्री को घर में देखकर भटक ना जाए। चंद्र प्रभा को भी सुशीला ने समझा दिया कि मेरे पीछे ऊपर ही अपनी कोठरी में रहना और जेठ जी के सामने कम से कम आना, और वह भी पल्लू में सिमट लिपट कर। नियत समय पर सुशीला रिया को लेकर मायके चलेगी। इधर हरिचरण अपने काम पर जाते और कभी कभी जल्दी घर आ जाते थे। ताई फूलपति पूरी चौकसी कर रही थी तथा दिन रात हरिचरण के घर में ही रहती थी। एक दिन हरिचरण को ज्वर आ गया। उन्होंने रात को खाना नहीं खाया। ताई फूलमती खाना बनाकर खाकर सो गई।
उसने चंद्रप्रभा को कह दिया कि जब हरिचरण उठें उन्हें खाना खिला देना। करीब 11 बजे चंद्रप्रभा नीचे आई तो उसने देखा कि हरिचरण बाहर बरामदे में बैठे थे। चंद्रप्रभा ने उनसे हाल पूछा और खाना परोसने के बारे में पूछा। हरिचरण बोले कि अब ठीक हूँ, एक चपाती परोस दो, खा लेता हूँ। कहने लगे कि तुम मेरे पास ही बैठ जाओ। खाना खिलाने के बाद चंद्रप्रभा ऊपर अपने कमरे में चली गई। वह किसी उधेड़ बुन में पड़ी थी। सोचते सोचते करवटें बदलते ना जाने कब उसकी आंख लग गई। अगले दिन तबीयत ठीक ना होने के कारण हरिचरण जी घर पर ही रहे। फूलमती ने चंद्रप्रभा को हरिचरण की सेवा शुश्रूषा का काम सौंप दिया था। मौका पाकर हरिचरण ने चंद्रप्रभा से शादी के बारे में प्रश्न किया और अपने मन की बात उसे बता दी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अगर तू चाहे तो मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार कर सकती है। चंद्रप्रभा ने कहा, यह कैसे संभव हो सकता है? मैं तुम्हारा बहुत आदर करती हूँ और फिर तुम शादीशुदा हो। एक औरत होकर मैं सुशीला दीदी का घर बर्बाद नहीं कर सकती। उन्होंने मुझे अपने घर में आश्रय दिया है। मैं उनके साथ विश्वासघात कैसे कर सकती हूँ? रिया से उसके पापा को कैसे छीन सकती हूँ? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं इतना गिर नहीं सकती। मुझे माफ़ कीजिएगा। सुशीला के आने में 2 दिन शेष थे। चंद्रप्रभा ने खूब सोच विचार किया। उसके मन में खूब उथल पुथल मची हुई थी। वह 2 दिन ढंग से खाना भी ना खा सकी और ऊपर अपने कमरे में ही रहती थी। जब हरिचरण घर में होते थे तभी नीचे नहीं उतरती थी। फूलमती ताई से भी कम ही बात करती थी। सुशीला 2 दिन बाद घर आ गई। हरिचरण रेलवे स्टेशन से सुशीला को ले आए। घर आने पर रिया उछलती कूदती हुई चाची को अपने नए कपड़े और खिलौने दिखाने के लिए, जो कि उसके नाना और मामू ने दिए थे, ऊपर गई और चाची चाची पुकारने लगी, लेकिन चाची कहीं ना थी। रिया की आवाज़ सुनकर हरिचरण और सुशीला भी ऊपर चले गए, लेकिन चंद्रप्रभा अपने कमरे में नहीं थी। वहाँ पर एक कागज़ पड़ा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था, मैं यहाँ से बहुत दूर जा रही हूँ। आप लोगों ने मुसीबत के समय में मुझे अपने घर में आश्रय दिया है, इसके लिए मैं आपकी बहुत कृतज्ञ हूँ। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूल सकती और ना ही इस ऋण से कभी उऋण हो सकती हूँ। मेरी गलतियों को माफ़ कर देना। यह अपने गहने मैं यहाँ रिया के लिए छोड़कर जा रही हूँ। कृपया इन्हें स्वीकार कीजिएगा। यह आपकी बड़ी कृपा होगी। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। हरिचरण और सुशीला इधर उधर भागने लगी, लेकिन वह अभागी अपनी जिंदगी के नए अध्याय में वैधव्य के कठोर दुखों का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करके बहुत दूर जा चुकी थी। दोस्तों, यदि मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।